नमस्कार। मैं पूनम माटिया, अंतस की अध्यक्ष। आज आपसे फिर रूबरू हो रही हूँ, एक नए साहित्यकार के साथ, एक नई हस्ती के साथ, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपनी उम्र गुजारी है अदब की सेवा में। और क्या कहना कि बहुत बेचैन करती है, प्रसव की राह तकती है, जो भीतर कुल बुलाती है, हृदय की वेदना ही है। ऐसे हृदय की वेदना को लिखने वाले, ये तो मेरी पंक्तियां थी, लेकिन जब आप उन तक पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि एक के बाद एक अशआर जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कहे हैं, वो आम आदमी की जिंदगी को छूते हैं। एक 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 मिसाल के तौर पर आपके सामने दो शेर रखती हूँ उनकी गजल से। जहां सब छोड़ देते हैं, वहीं से ही उठानी है। जहां सब छोड़ देते हैं, वहीं से ही उठानी है। हमारे पास ले देकर गरीबों की कहानी है। सुनाने को सुना सकता हूँ नगमे शहनशाहों के। सुनाने को सुना सकता हूँ नगमे शहनशाहों के, मगर उनकी तो सब गाते हैं जिनकी हुक्मरानी। ऐसे मासूम गाजियाबादी साहब आज हमारे साथ हैं। मासूम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अंतस के इस पटल पर। आपसे वार्ता करने के लिए, आपसे संवाद करने के लिए मैं पूनम माटिया अंतस की ओर से हाजिर हूँ। ये अंतस की अंतस से कड़ी श्रृंखला के अंतर्गत ये चौथी पांचवी कड़ी है जिसमें आप आ रहे हैं और हमारे दो श्रोताओं से रूबरू हो रहे हैं। पूनम जी नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मतलब इस काबिल समझा कि मैं आपके प्रोग्राम में आ सकूं, और अपने श्रोताओं को भी मैं नमस्कार करता हूं। बहुत बहुत उनका शुक्रिया। तो मैं एक बार सभी को नमस्कार करता हूं। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अंतस के इस पटल से आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। लोग आपको सुनेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, आपकी जिंदगी के अनुभव सुनेंगे। शायरी कहाँ से उपजी है आपके भीतर, या आप अपने साथ शायरी लेके आए थे। और इस जिंदगी में जितना सफर आपने अदब की इस अदब की सेवा में लगाया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। वो कहते हैं ना कि न जाने कितने शायर, कितने संत, कितने संचालक, कितने कितने राजनीतिज्ञों ने आपके अशआर को कोट किया है। तो ऐसे ऐसे अच्छे अशआर लिखने वाले आज हमारे साथ आप हैं। मैं आपका पुनः वंदन अभिनंदन करती हूँ संसद के पटल। जी जी जी। मैं कहीं, आपको याद होगा, एक बहुत पहले, करीब 10-12 साल पहले हम लोग गोष्ठी किया करते थे, जब हमारे साथ हुआ करते थे संदीप वशिष्ठ होते थे, अमित शर्मा होते थे, और जी जी। हाँ, और हमारे साथ और भी बहुत से लोग होते थे। तो उनके साथ हम गोष्ठी किया करते थे। तब से एक तवील सफर सबने तय किया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले, वो जो आपकी जिंदगी का सफर है, जो शुरू हुआ, वो कहाँ से शुरू हुआ, कुछ अपने माता पिता के बारे में, कुछ जन्म स्थान के बारे में, कुछ उस समय के वातावरण के बारे में हमें बताएं। घर में साहित्यिक माहौल तो था नहीं, बिल्कुल ना के बराबर था। लेकिन खेती बाड़ी थी, और सामाजिक जो परिवेश था वो ऐसा था कि सर्दियों में जब अलाव जलाते हैं तो अलाव पर बैठते थे तो बुजुर्ग लोग शायरी सुनाते थे। मुझे शायरी ज्यादा पसंद थी, तो वहां से शायरी सुनने का शौक लगा। जी। और इसी स्कूल में दाखला हो गया। तो चौथी क्लास में मैंने भाग लिया पहली बार। जो बाल सभाएं होती थी हम्म। स्कूल में, हम्म। उसमें मैंने शेर शेर सुनाए दूसरे लोगों के। तो अच्छा। मुझे फर्स्ट इनाम मिला। वाह। तो उससे मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे शौक लग गया कि भाई मैं कोई शायरी सीखूंगा। लेकिन सीखना तो बहुत दूर की बात थी, अभी कहना भी नहीं आ रहा था। तो मैं गांव से चल के करीब 8-9 किलोमीटर घंटा घर वहां जाता था। वहां खचेड़ू सिंह पाल के किताब बेचने वाले थे, तो वो चटाई पे किताब लगा के बेचते थे। वहां से किताबें लेता था, पढ़ता था, उनके मानी जानता था। फिर गांव में उन आके बुजुर्गों से पूछता था कि खिजा की मानी क्या है, वर्क के मानी क्या है। तो ये सब मतलब वहां से शुरुआत हुई, और शुरुआत तो ये थी मेरी।
जी, हाँ, बिल्कुल, आपकी शुरुआत शुरुआत तो बहुत जल्दी हो गई बचपन में, चौथी क्लास तो बहुत छोटी उम्र होती है और शायरी के प्रति लगाव होना उस समय जबकि बच्चे अपने पाठ्यक्रम में ही उलझे रहते हैं। तो उसके साथ-साथ शायद और मुझे लगता है कि आपके बचपन में वो जो 1955 में लगभग 55-53 की जो बात है, जनवरी की बात है, तो उस समय उर्दू आस-पास रहती होगी, लोग उर्दू में अच्छे खासे बात करते होंगे? उस समय बात होती होगी उर्दू में। हाँ जी, स्कूल में भी माहौल था। स्कूल में तो जो साहित्य का माहौल तो स्कूल से ही बना था। जी, उसमें भाग लेता था मैं हर शनिवार को। तो जी। कुछ ना कुछ इनाम, उसमें पहला नंबर दूसरा नंबर मेरा आता था। अरे वाह! अरे वाह! और मासूम जी मैं एक बात और पूछना चाहूँगी, हम तो आपको मासूम के नाम से जानते हैं, लेकिन आपका नाम है नरेंद्र और नरेंद्र जी नाम तो आप देख रहे हैं कहाँ हम भारत की बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र नाम लेके आप पैदा हुए। आपने नरेंद्र नाम क्यों बदल दिया? और कैसे बदल दिया? कैसे आप मासूम हो गए नरेंद्र से? दरअसल स्कूल के बाद 8वीं क्लास में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। हुँ, हुँ। तो सिर में 22 टांके आए थे। वो बिस्तर पर रहना पड़ा। सालाना इम्तिहान थे, वो भी ना हो सके। मैं बिस्तर पर रहा। उसके बाद पिताजी ने फिर मतलब उसके लिए कहा था। मेरा नाम कट चुका था। गांव में ज्यादा जानकारी होती नहीं थी कि नाम कैसे कटता है, कैसे चढ़ता है। तो फिर मैं अपने सहपाठियों के साथ फिर गया। तो उसमें इतने झंझट आए कि अब उसके साइन कराओ, अब उसके साइन कराओ, अब उसके साइन कराओ। तो उससे मैं इतना तंग आ गया भागा दौड़ से कि मैंने काम सीखने का मन बना लिया कि कोई काम सीखूंगा, अब पढ़ूंगा नहीं। तो मेरी माँ भी मेरा एक वो मांगने वाले फकीर आते थे, उनसे हाथ दिखवाया मेरा कि इसके नसीब में पढ़ना है या नहीं है। जी, तो उन्होंने कही कि पढ़ेगा तो है नहीं, लेकिन प्राइवेट विद्या इसके भाग में बहुत है। अच्छा। अब जब मुझे तो ये पता नहीं था कि प्राइवेट विद्या क्या होती है। अब हुँ, जाके थोड़ा महसूस होता कि शायद यही शायरी जो थी, यही वो प्राइवेट विद्या थी कि जिससे जो मैं मतलब अब आपके सामने हूँ। जी। तो खुद मैंने खुद सिलाई का काम शुरू किया जी, सीखना। जी, वहाँ काम सीख गया। तो काम सीखने के बाद मैंने दुकान लोहारपुरा गाजियाबाद में खोली। तो वहां से 200 मीटर की दूरी पे ही पीरू जी रहते थे, जो रागनियों के बहुत बड़े ज्ञाता थे। रागनी लिखते थे। उनकी रागनी रेडियो पे बहुत बजती थी। जी, तो उन्होंने मुझे सुना, मैंने भी लिखा, रागनी भी लिखी मैंने। तो अच्छा, उन्होंने मुझे ये नाम दिया मासूम। वो अच्छा, बहुत बड़े फकीर भी थे। क्या नाम बताया शायद आपने? पीरू जी? पीरू जी। अच्छा, तो पीरू जी ने मुझे ये नाम दिया था। वो फकीर थे, फकीराना ही मेरा वो देख के, और उन्होंने मासूम नाम दिया। फिर आगे चल के लोगों ने कहा भाई मासूम तो छोटा नाम है, इसके साथ में गाजियाबादी और जोड़ दो। तो हाँ, गाजियाबाद छोड़, जब गाजियाबाद में आता था गाँव, तो गाजियाबादी जोड़ दिया। फिर गौतम बुद्ध नगर में आ गया। तो जी, ये सिलसिला है इसका नाम बदलने का। तो कि मैंने गुरु का जो मेरे पीरू जी थे, उन्होंने मुझे नाम दिया और मैंने ये बड़ा खुशी से कबूल कर लिया। बिल्कुल, मैं ये कहती हूँ कि ये नाम जो लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, जबकि नाम में ये माना जाता है कि आदमी की शख्सियत झलकती है और आपके तो चेहरे से ही मासूमियत झलकती है, तो वो जो पीरू जी हैं, आपके उस्ताद रहे होंगे, उन्होंने जो नाम दिया बहुत सोच समझ के दिया और इस नाम ने आपको एक पहचान दिलाई। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि वो कौन से अशआर थे ज शुरू-शुरू के उन्होंने आपको अब गाज़ियाबाद में या गाज़ियाबाद से बाहर पहचान दिलाई, जिन्हें आप आज भी याद करते हैं और आज भी पढ़ते हैं? अच्छा, ये सन 90 की बात है। दरअसल एक यहाँ से अखबार निकलता था, मुक्तिदीप। तो मुक्तिदीप। उसमें मुक्तिदीप, उसमें मेरी गजलें छपती थी। हुँ, हुँ। उसमें जमील हापड़ी साहब की भी गजलें छपती थी। अच्छा, तो जमील साहब ने ये कहा कि उसमें जो है कुछ कमियां होती हैं, तो अगर मुझे उस्ताद बना लें तो मैं। अच्छा, पीरू जी गुजर चुके थे। अच्छा। हाँ।
तो मैंने उन्हें पगड़ी दी बाकायदा, शहर के बड़े बड़े लोगों के आगे, बड़े साहित्यकार थे उस महफिल में सब। तो हम्म, वहां मुझे सुन के लोगों ने, एक मेरे दोस्त थे अशोक गर्ग, और एक थे सुशील शर्मा, वो कुबेर दत्त के दोस्त थे दोनों। तो कुबेर दत्त रेडियो पे, उस पे दूरदर्शन के डायरेक्टर थे। हम्म, तो उन्होंने पहला प्रोग्राम मेरा ले लिया। तो अच्छा। मैं पहली बार कविता समय में, तो वहां कैमरामैन और लाइटमैन ने मेरा इतना हौसला बढ़ाया। ये दो शेर थे वो, कि जी, जो है नादान भूल जाते हैं, जो है जो नादान भूल नादान जाते हैं। भूल जाते हैं, क्या है इंसान, भूल जाते हैं, तंग दस्ती का जिक्र मत करना, बच्चे मुस्कान भूल जाते हैं। आह, क्या बात है। तो ये शेर मेरा, मुझे सबसे पहले इसने मुझे शोहरत दिलाई, और उन्होंने मुझे, मेरी बहुत हौसला अफजाई की। फिर उसके बाद तो सिलसिला बन गया। वो कहते हैं ना कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो बिल्कुल जी आपने शुरुआत की एक लेकिन एक जज्बा होता है शुरू से ही, जब आप लिखते हैं, आप पढ़ते हैं, और आप सिर्फ डायरी में नहीं लिखते, आप लोगों के सामने भी पढ़ते हैं। तो जब लोगों के सामने पढ़ते हैं तो आपको इमीडिएटली या तभी की तभी त्वरित आपको रिस्पांस मिलता है, और वो आपको हौसला भी देता है और लिखने के लिए आपको प्रेरित भी करता है। तो फिर आपने जब लिखना शुरू किया, आगे बढ़े, तो आपकी जो कविताएं हैं, आपकी गजलें हैं, आप सिर्फ गजल कहते थे, शायरी करते थे, या आपने कविता भी लिखी, गीत भी लिखे? नहीं, जब तक कविता नहीं की थी तब तक अच्छा। शायरी थी मेरे, जो भी मेरे शौक था शायरी का था। लेकिन बड़े बड़े उस्तादों ने मुझे पास बैठा के बड़ा प्यार दिया है। यहाँ एक टाउन हॉल स्कूल है, हाँ। उसमें पढ़ते थे। तो पढ़ते नहीं थे, उसमें मास्टर मास्टर थे, जी। जिया मेरठी साहब, बहुत बड़े शायर थे। वो जी। बड़ी बारीक बारीक बात बताते थे। अदीब साहब थे, अदीब लखनवी। तो जी। उनकी गोष्ठियां हो करती थी हर शनिवार को। जी। तो उसमें जाने का मुझे मौका मिलता मिलता था। जमील साहब लेके गए मुझे वहां। तो जमील शम्स साहब। गाजियाबादी, आलम बिजनौरी साहब, शबाब शबाब साहब, तो इन लोगों का साथ मिला। मुझे प्यार बहुत मिला इन शायरों का। वो तो कहते और हैं ना मुझे, कि हाँ, वो कहते हाँ, हैं इन्होंने कि ही मुझे बताया कि रियायतें जो हैं वो भी बहुत जरूरी हैं। बंदिश में गजल नहीं कह सकते आप, बिल्कुल पूरी बंदिशों में चलेंगे तो गजल नहीं हो पाएगी। रियायतें भी कहीं ना कहीं जरूरी हैं। और वो इंसान को, वो शायर को खुद ब खुद लेनी होती है। हाँ। हाँ जी, उसमें एक जिक्र मेरे याद है कि जी। सर्वेश जी चंदोसवी साहब का भी सोबत में मुझे मिली है। तो जी। मेरा एक बहुत बड़ा शेर के, जो मुंह पढ़कर शहर का शाम की नीयत बताता था, हम्म, जो मुंह पढ़कर शहर का शाम की नीयत बताता था, सुना है अब इशारों को भी बामुश्किल समझता है। हाँ। सुना है अब इशारों को भी बामुश्किल समझता है। तो सर्वेश साहब ने जो मुझे ऐतराज किया कि बामुश्किल नहीं है, लफ्ज है बामुश्किल। हाँ। मगर जब बा सला बाअदाब हो सकता है, बाअदब हो सकता है, बा हम्म, का माने वाला है, तो ये हाँ, क्यों नहीं हो सकता? उन्होंने भी इजाजत दे दी कि भाई तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। इस्तेमाल कर सकते हैं। सही बात है कि ये जो छोटी छोटी जिसे कहते हैं रियायतें ली जाती हैं, उससे जो अशार के मानी हैं और भाव हैं, वो जो है उभर के आते हैं। और अगर हम बंदिश में आ जाएं तो कहीं ना कहीं हमारे भाव कैद हो जाते हैं। बिल्कुल। और आपने सर्वेश जी का जिक्र किया, बिल्कुल हमें उन्हें याद करते हैं, उन्होंने बहुत काम किया है बहुत शायरी कुछ में। किया है। एक जगह और उनका मशवरा था, हालांकि वो भी मैंने नहीं बदला। तो वो अच्छा। मुझे प्यार बहुत करते थे, कहते कि चलाओ ये भी चलेगा। अच्छा। एक शेर है मेरा कि मेरी मेहनत और तामीर अपनी जगह, हम्म। मेरी मेहनत और तामीर अपनी जगह, आशियाने की तकदीर अपनी जगह। हम्म। तो उन्होंने कहा मेहनत से तामीर अपनी जगह करो इसे, जब बहर में होगा ये। मेरी मेहनत से तामीर अपनी जगह, हाँ। ओ की मात्रा नहीं गिर पाएगी मगर ये गिरेगी। गिरेगी, बोल रहे उन्होंने हैं। कहा अच्छा, गिरेगी। खूबसूरती खत्म हो जाती है। हाँ। मेरी मेहनत से तामीर अपनी जगह, खूबसूरती खत्म हो गई शेर की। हाँ। अब उसे खूबसूरत बनाने के लिए ही मैंने ये ओ का इस्तेमाल किया। मेरी मेहनत और तामीर अपनी जगह, आशियाने की तकदीर अपनी जगह। अपनी तो जगह। रियायतें भी बहुत शायरी में बहुत जरूरी है। अब जब कोठे से उतर के
बाल बच्चों तक ये गजल गजल आ गई है। हाँ, रियायतें तो हैं, और ये तो एक बंधी हुई एक दासी थी। बिल्कुल। बिल्कुल, राज दरबारों की, कोठों की बंधी हुई दासी थी, जो गज़ल आम आदमी के बीच में आ गई है और आम आदमी की बात करती है। और आपके अशार तो बिल्कुल ही आम आदमी की बात करते हैं। मेरे पास मैं तो चाहती थी कि मैं कम पढ़ूँ आपके अशार, आप खुद ब खुद ज़्यादा पढ़ें। मैं कुछ पढ़ रही थी तो मुझे ये मिला कि मेरी औकात से बढ़कर न शोहरत दे मेरे मालिक, जी, ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी अंधा बनाती है। तो धावना थी। अंधा बनाती है। तो वो आप बिल्कुल जो कहते हैं ना कि ज़िंदगी से ज़मीन से भाव उठाते हैं और मफ़हूम उठाते हैं तो और उसको फिर ऐसे बाँधते हैं कि लोग खड़े होके तालियाँ बजाते हैं। मैं तो अभी कल की ही बात करती हूँ कि जब महफ़िल बारादरी में पूरा 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 जो सभागार है खड़े होके आपके लिए बात कर रहा था, ताली बजा रहा था और आपके कलाम की को दाद दे रहा था। मैंने तो उस समय से सुने हैं जब मनु भारद्वाज जी और हम सब साथ बैठ के नसिस्ट करते थे और आपको सुनते थे। चलिए हम जी, अपने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो शायरी एक मेरी गज़ल का शेर है आपके सामने क्या पढ़ूँ कि मौत का है सिलसिला और ज़िंदगी अपनी जगह। मौत का है सिलसिला और ज़िंदगी अपनी जगह, दर्द का अंबार है और शायरी अपनी जगह। तो वाह। तो आपने जो ज़िंदगी के लिए सिलाई कढ़ाई जो सिलाई सीखी तो शायरी के अलावा ज़िंदगी कैसे चली? क्योंकि शायरी में बहुत समय तक तो पैसा रहा ही नहीं है। कविता पैसा नहीं दिलाती कहते हैं सरस्वती और लक्ष्मी साथ-साथ नहीं चलते। तो आपने ज़िंदगी कैसे चलाई और उसके साथ शायरी कैसे चलाई? शायरी तो ये हुआ था कि मैं कहीं चला गया था, अब उसका जिक्र क्या करूं। जी, बम्बई चला गया था मैं, जी, उस टाइम की बम्बई, आज की मुंबई। जी, तो वहां भी मैं लेखन के लिए ही गया था, जी। लेकिन किसी गांव में माँ बाप को बहका दिया, उन्होंने मेरी शादी कर दी। शादी करने के बाद मैं अलहदा कर दिया, और अलहदा होने के बाद में बच्चों की जिम्मेदारी होगी, तो 17 साल तक तो मैंने कलम नहीं उठाई। अच्छा, हाँ, सन 89 में फिर से कलम शुरू की है, जब बच्चे दुकान पे आने जाने लायक हो गए, तो उनका सहारा मिला। और ये उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान कराई, तो वो मेरा सहारा बने। बच्चों की बड़ी मेहरबानी रही है मुझ पे। तो ये गुजर बस टेलर की दुकान भी मैं कटिंग कर देता था, और अपना मुशायरों में उनमें चला जाता था। बहुत अच्छा काम चल रहा था। तो लेकिन शायरी के लिए मैंने काम भी बदले हैं। जी। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि हमारे साथ गाजियाबाद के मशहूर शायर गाजियाबाद से बिलोंग तो करते हैं, वहां से संबंध तो रखते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में मशहूर हैं और कई देशों की यात्राएं की हैं इनके अशार ने भी और इन्होंने भी। तो हम उनसे पूछते हैं कि आपने कहाँ कहाँ मुशायरे कवि सम्मेलन पढ़े और फिर आपकी कोई किताबें जो आपकी आई हैं वो कौन कौन सी किताबें कहाँ से आई, कौन कौन सी पुस्तक, कौन कौन से रिसाले आपके आए? एक तो मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप समाज के लिए लिखते हैं, तो समाज भी आपके साथ खड़ा होता है। मेरी 4 किताब आ चुकी हैं, पांचवी आने जा रही है। और पांचों 4 किताब तो जो आ गई हैं उनके बारे में बताऊं, मेरे दोस्तों ने ही छपवाई हैं। अच्छा। मेरा एक पैसा खर्च नहीं हुआ। जी। सबसे पहली किताब 1999 में आई, देखा कभी आपने। तो वो ओम प्रकाश चतुर्वेदी पराग साहब के घर पे नशिस्त चल रही थी। हम्म। वहाँ बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर के स्वरूप साहब, बहुत बड़े शायर हैं, वो हम्म। भी मौजूद थे। तो किसी शख्स ने ये कहा कि मासूम साहब, आपकी किताब आज आनी चाहिए थी, अब तक क्यों नहीं आ रही? तो स्वरूप साहब ने मेरी तरफ देखा, और वहाँ ये प्रारंभ प्रकाशन के मालिक, अ, अ, नाम भूल गया, तो हम्म। वो बैठे थे। उन्होंने कहा, मासूम अपना मसौदा इन्हें सौंप दो, अच्छा। बाकी मुझ पर छोड़ दो। तो मैं उन्हें अपने गजल दे दी। उन्होंने पहले 50 पेज की जो गजलें, 50 गजलें मेरी प्रकाशित की। अच्छा। पहली किताब तो ये इस तरह आई। तो दूसरी किताब, अ, एक उसकी गोष्ठी थी दीक्षित दनकोरी के घर पे। अच्छा। घर पे नहीं, मतलब पड़ोस में थी, एक संस्था थी उसके यहाँ गोष्ठी थी।
तो ये उनकी सीमाब साहब की गोष्ठी थी, हल्का सीमाब हल्का सुल्तान हल्का की नजर से होगी जी। हल्का की। उसमें गुणवीर राणा जो वो मिल गए, उन्होंने मेरे शेर सुने, जी। उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठा लिया कि मेरे साथ चलेंगे आप गाजियाबाद तक। अच्छा। तो शेर सुनते आए। शेर सुनने के बाद अगले रोज फोन आया कि मासूम साहब किताब की तैयारी करो, दूसरी हम्म। दूसरी किताब उन्होंने छपवा दी, एहसास के पर। एहसास के पर। और फिर एक और बहुत बड़े बिल्डर थे, अब भी हैं, विकास नगर। तो अच्छा। उन्होंने कहा कि अच्छा, छोटी उम्र थी, बहुत छोटी कम उम्र थी उनकी। उन्होंने कहा मासूम साहब अगर मुझे भी मौका मिल जाए किताब छपवाने का तो मैं बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा अपने आप को। क्या बात है, क्या बात है। दूसरी किताब भी गुणवीर राणा ही छपवा रहे थे, अच्छा। लेकिन मैंने उनसे गुजारिश की, मैं कहा साहब अब की बार ऐसे ऐसे, मतलब एक बच्चा है वो छपवाना चाहता है। हम्म। तो उन्होंने कहा उन्होंने ठीक है, उन्हें ही दे दो। तो उन्होंने मंगल नसीम जी के यहाँ ये किताब छपवाई, तुम्ही से तो गिला है, हाँ, अमृत प्रकाशन से। अमृत प्रकाशन से। और चौथी किताब एक मेरे और बिल्डर दोस्त हैं, राकेश यादव, चौथी किताब उन्होंने छपवाई। अब बच्चे हैं, ये संदीप वशिष्ठ हैं, राजेश रजनीश राज हैं। अब चौथी पांचवी किताब की ये तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपके भी जी। हस्ताक्षर होंगे, जी। आपके लिंक होंगे, मेरा प्रसाद हो जाएगा। जी। तो समाज के लिए लिखेंगे तो समाज से ही लोग निकल के आएंगे, आपको पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही इतना बात। पैसा खर्च हो जाता है किताब छपवाने में, बहुत मुश्किल आती है। जी। आपकी चौथी किताब थी बोझ रोशनी का। बोझ रोशनी का। और अब जो संदर्भ ग्रंथ आ रहा है उसके लिए तो पहले ही शुभकामनाएं ले लें। रजनीश राज जी उसके लिए लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। और मुझे लगता है एक संदर्भ ग्रंथ जिसमें कि शायरी लोगों तक आपकी सारी पहुंचे, अलग अलग लोगों के जरिए, तो वो एक बड़ी किताब बनेगी बिल्कुल। हाँ, उसमें मैं ये भी सोच रहा हूँ पूनम जी हम्म। कि मेरी वो 50 गजलें जो पहले छपी थी वो किताब मेरे पास नहीं है, और अच्छा। कहीं उनसे भी ढूंढता, नित्यानंद तुषार जी ने छापी थी, अच्छा। उनके पास भी नहीं है, मैंने पूछा था उनसे। हम्म। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें कुछ गजलें जो सबसे पहली किताब थी उसकी भी इसमें रख लूँ। बिल्कुल बिल्कुल रखें, क्योंकि क्या क्या। वो गजलें भी तो समाज तक पहुंचनी चाहिए फिर से। हाँ, पहली किताब की। जी। तो ये आप जैसे हस्ताक्षरों के सामने मतलब मैं ये सब ला पाऊंगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। सर आप अब मैं क्या कहूँ, आप इतना मान दे रहे हैं, लेकिन जो आप हम हस्ताक्षर हैं, हम तो बच्चे हैं आपके सामने। आप दौड़ रहे हैं, हमने अभी खड़ा होना भी नहीं सीखा है। लेकिन नहीं, माठिया जी मुझे यहाँ शेर याद आते हैं दो जी जी, इरशाद। कि, हाँ, कि अभी पिछली कतारों के मुसाफिर ही सही लेकिन, ये मैंने बच्चों के लिए शेर लिखा है। अभी जी। पिछली कतारों के मुसाफिर ही सही लेकिन वो दिन भी आएगा जब ये ही मेरे कारवां होंगे। हाँ, मैंने सुना, आपने पढ़ा था ये शेर। जी जी जी, जो ये मीरे कारवां होंगे। ये आपकी ये शुभकामनाएं हमारे लिए। और बताएं, और बताएं। अ, अभी पिछली कतारों के मुसाफिर ही सही लेकिन वो दिन भी आएगा जब यही मेरे कारवां होंगे। नजरअंदाज मत करना इन्हें काफिले वालों, थकोगे जब सफर में तब यही रूहें रवां होंगे। क्या बात है। थकोगे जब सफर में तब यही रूहें रवां होंगे। और जुबा मत काटना, ये नगमा गर परिंदे हैं जुबा मत काटना इनकी। हम्म। ये नगमा गर परिंदे हैं जुबा मत काटना इनकी, जबानों से इन्हीं की आपके किस्से बयां होंगे। क्या बात है, क्या बात है। जबानों से इन्हीं की आपके किस्से बयां होंगे। और गुलों के सर कलम करना, ये बड़े लोगों से, बड़े शायरों से, मैं तो छोटा शायर हूँ, नाम भी मासूम दिया उस्ताद ने, मैं छोटा हूँ, लेकिन बड़े उस्तादों से मैं कहता हूँ कि गुलों के सर कलम करना मगर ये भूल मत जाना, गुलों के सर कलम करना मगर ये भूल मत जाना, बरोजे हश्र सारे बेजुबां अहले जुबां होंगे। क्या रहा, क्या बात है, क्या बात है, क्या। बरोजे हश्र सब अहले जुबा। तो आप तो बड़े हस्ताक्षर हैं, हमसे आगे चलेंगे। जी जी, आपका नाम लेके आगे चलेंगे, आपके पद चिन्हों पे चलेंगे। वो कहते हैं ना कि जब
जो कदमों के निशान हैं आपके, वो हमें कहीं तो ले जाएंगे, कहीं तक तो पहुंचेंगे। वो मेरी एक चार पंक्तियां हैं कि ये माना दूर है मंजिल मगर मुझको तो पाना है, नदी सी बह रही हूं मैं कि सागर तक तो जाना है। बड़े क्या कहें। बड़े छोटे बहुत से मोड़ आकर रोकते हैं, पर गुजर कर मुश्किलों से एक नया रास्ता बनाना है। तो वाह 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 वाह। उस रास्ते में राहबरी राहबरी तो आप ही करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चलिए हम सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। और मैं अब थोड़ी गजल की बारीकियों पे आपसे बात करूंगी, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम हर तरह के लोग देखेंगे। वो आप वो आपसे सीखेंगे भी, आपसे प्रेरणा भी लेंगे। और हो सकता है कि कोई बात उनके अशार को खास बना दे। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये क्या आवश्यक है कि इन दोनों में से क्या ज्यादा जरूरी है? कोई भाव, कोई मफहूम होना, या फिर शिल्प इतना बढ़िया चमत्कारी होना? दोनों में से क्या ज्यादा जरूरी है? और अगर दोनों जरूरी हैं तो किस तरह से उसका संतुलन बिठाया जाए? तीनों जरूरी हैं वैसे तो, जी। लेकिन रियायत जो है वो भी जरूरी है। जैसे मैंने पीछे बताया सर्वेश जी का वाकया, जी। और एक बहुत बड़े और उरूजी थे, उन्होंने एक गजल के बारे में मेरा वो था, जरा सी भूल से शीशा करीना छोड़ देता है, हम्म। कसीली बात पे बच्चा भी हंसना छोड़ देता है। हम्म। और ये शेर था कि कभी लंबी उड़ानों के वो मतलब का नहीं रहता, परों को जो परिंदा फड़फड़ाना छोड़ देता है। तो वो उरूजी थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बड़े उरूजी थे वो भी। जी। उन्होंने कहा कि करीना का काफिया फड़फड़ाना नहीं हो सकता। मगर अच्छा। साहब ये सर्वेश साहब की इस्लाह है इस पे। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता, मगर ये ऐसा हो सकता, उन्होंने ही मुझे बताया था। ये आप भी याद रखें पूनम जी, जी। कि उन्होंने ये बताया कि जब आप मतले में हम्म। एक एक। काफिए की बेमानी और एक को बामानी कर लेंगे, तो जी। साथ के काफिए सारे आ सकते हैं। जी। 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 जी, बिल्कुल सही तो कह रहे हैं, बिल्कुल जी। तो उन्होंने मुझे ये समझाया था। ये मतले में अच्छा। रियायत लेनी पड़ती है। जी। हाँ, और मैं पीरू जी की बात बताऊं, उन्होंने तो अभी ये खफी है, ये खली है, ये शत्रुगुरबा है, इसमें ये है, इसमें वो है, ये इसमें एक दधक्ष अक्षर भी आते हैं। दधक्ष अक्षर उन्होंने बताए थे पीरू जी ने, कि ये जी। हैं तो 19, हैं 19, लेकिन अगर ये 5 बिना मात्रा के आ जाते हैं तो नुकसान दे सकते हैं, औलाद के लिए, कारोबार के लिए, और शोहरत के लिए भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बगैर मात्रा के छंद के पहले नहीं आने चाहिए। अ- आ, वो अक्षर थे जी। झ, है, रे, भय और पेट की राशा वाला शय। अच्छा। ये बगैर मात्रा के पहले नहीं आना चाहिए। अब इतनी सारी बंदिशें हैं, किस किस पे आदमी कह के चलेगा। तो रियायतें तो बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और तो रियायतों का नाम शायरी है। मैं तो ये कहता हूँ कि बेटी देता है भगवान, बहर में होती है, लेकिन शादी के वक्त उसे जब सजाया जाता है तो वो भगवान जी नहीं उसका श्रृंगार करते, सब भाई बहन मिलकर उसका श्रृंगार करते हैं, उसकी उसकी खूबसूरती बनाते हैं। बहुत बड़ी कुदरत बात ने तो है। हर चीज को बहर में बनाया है। जी। बहुत बहुत बड़ी बात की है आपने। और गजल कहने वालों के लिए तो बहुत ही बड़ी बात है कि कुछ नया करने के लिए कुछ रिस्क भी उठाना पड़ता है, कुछ रियायतें भी लेनी पड़ती हैं। वो अलग बात है कि गजल की जो कहते हैं ना, गजल की जो बंदिशें हैं, जो उसकी बहर की बंदिश है, काफिये की बंदिश है, तगजुल की बंदिश है, वो रहनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप इतनी हिम्मत जुटाते हैं कि कुछ नया कर सकते हैं, तो फिर आगे वालों के लिए मिसाल बनते हैं, कुछ नया करने की मिसाल बनते हैं। जी जी जी। जी। तो जो बात अभी कह रहे थे आप मतले में, तो मतले में, एक मतले में आप ये ले लें, एक मतले में ये ले लें, वो हमारे श्रोताओं के लिए एक बारी किसी मिसाल के साथ आप और कहें, उसको बताएं। करीना, और आपने जैसे उसका फड़फड़ाने का बात की कि करीना ले हाँ, सकते हैं यही था कि जैसे जरा सी भूल से शीशा, करी का कोई मायने नहीं है। हम्म। करी बेअर्थ है। ना कुछ ना काफिया बना रहे हैं हम अगर, हम्म। तो करी बेकार है। हाँ। और कसीली बात से बच्चा भी हंसना छोड़ देता, हसबामानी है। जी। अर्थ देता है। जी। तो
ये चीज उसमें जरूरी हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। तो वो शब्द अपने आप में रूढ़ होना चाहिए, अगर उसके बिना वो यूज़लेस, अर्थहीन हो जाना चाहिए। एक एक मिसरे में आप ऐसे। एक एक अर्थहीन हो जाए, एक अर्थ देता हो, जी, बिल्कुल, वो बिल्कुल। उसमें सारे नाके काफिए आ जाएंगे। जी। चलिए, बातों का सिलसिला फिर से आरंभ करते हैं और इसको हम जोड़ लेंगे उसमें। बहुत अच्छी गुफ्तगू हमारे अजीम शख्सियत जिनसे हम आज बात कर रहे हैं, मासूम गाजियाबादी साहब के साथ चल रही है। और उन्होंने कहीं कहा है कि डुबो देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, डुबो देता है, डुबो देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। तो ऐसे हमारे मासूम गाजियाबादी साहब नरेंद्र जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने अपने जिले का, अपने गांव का नाम भारत में ही नहीं दुनिया में फैलाया है। हम उनसे उनके इस सफर की बात करते हैं। और हम कह रहे थे कि जब आप गाजियाबाद से गाजियाबाद में मशहूर हुए, तो आपने भारत में और भारत के बाहर कहाँ-कहाँ मुशायरे पढ़े? भारत में तो मैंने इंडो पाक मुशायरा भी भारत का पढ़ा है, जो जी, रामपुर में आजम खान साहब ने कराया था। जी। और बाहर साउथ अफ्रीका गया, कीनिया और कीनिया? इंग्लैंड, दो जगह बाहर भी गया हूँ। साउथ अफ्रीका में कीनिया, और कहाँ पढ़ा आपने बाहर? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में पढ़ा। तो इंग्लैंड में आपका अनुभव कैसा रहा? नहीं, अनुभव तो अच्छा था। वो लंदन का अनुभव तो ये था, वसीम बरेलवी साहब थे साथ, जी। डॉक्टर उमर बेचैन, वसीम बरेलवी, अनवर जलालपुरी और राहत इंदौरी, जी। दीक्षित इंदौरी। तो अच्छा। वहाँ उन्होंने जिम्मेदारी राज कौशिक साहब को दी, वसीम बरेलवी साहब ने, कि गाजियाबाद में मासूम साहब का सम्मान करना है 1 लाख रुपए से, और अच्छा। ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। जी। तो राज कौशिक ने वो जिम्मेदारी निभाई, बापू को बुलाया। बापू 1 लाख रुपए का पुरस्कार मुझे यहाँ देके गए थे हिंदी भवन में। तो मुरारी बापू। मुरारी बापू, तो ये मेरी उपलब्धि थी लंदन जाने की। अरे वाह! क्या बात है। अ, देखिए, मैं तो इस बात को मानती हूँ कि इंसान के अशार उसकी पहचान होते हैं, और आपकी पहचान पूरी दुनिया में है, आपके अशार के माध्यम से, क्योंकि उसमें जो आप भाव लेके आते हैं, वो बड़े जिसे कहते हैं ना, दिल से दिल को छू जाने वाले होते हैं। और हम तो बात ही अंतस से अंतस की कर रहे हैं। तो आप इस कुछ बात और करें इससे पहले, 1-2 शेर, 1-2 गज़ल जो आप सुनाना चाहें, वो मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि आप सुनाएँ उसको, और हमारे श्रोता उसका रसास्वादन करें, उसका लुत्फ़ लें। कुछ कुछ गज़लें, 2 1-2 गज़लें हो जाएँ। जी। दो शेर आप सबके लिए जी। कि सुनो, कुछ खूबियों कुछ खामियों का नाम है दुनिया। कुछ सुनो, खूबियों, कुछ खामियों का नाम है दुनिया। खूबियों का नाम है दुनिया, है कोई इस हकीकत को करे खारिज जो दुनिया में क्या बात है, है! इस हकीकत को करे खारिज जो दुनिया में। गजल एक ऐसा दरिया है, रवानी शर्त है जिसकी, रवानी है तो फिर तिनका भी आ सकता है दरिया में। क्या बात है! क्या बात है! क्या बात है! क्या बात है! क्या मंज़र है! क्या बात है! तो फिर तिनका भी आ सकता है दरिया में। जी। तो ये था। और मेरी ये वो गजल जो मैंने पीछे भी जिक्र किया था कि जरा सी भूल से शीशा करीना छोड़ देता है, कसीली बात पे बच्चा भी हंसना छोड़ देता है, हमेशा तंग दिल दानिश्वरों से फासला रखना, हुँ। हमेशा तंग दिल दानिश्वरों से फासला रखना, मणि मिल जाए तो क्या सांप डसना छोड़ देता है, क्या बात है! क्या बात है! क्या मिल बात है! जाए क्या तमीज़ तो है! क्या सांप डसना छोड़ देता है। और कभी लंबी उड़ानों के वो मतलब का नहीं रहता, जी। कभी लंबी उड़ानों के वो मतलब का नहीं रहता, परों को जो परिंदा फड़फड़ाना छोड़ देता है, क्या परों को जो परिंदा फड़फड़ाना छोड़ देता है। और रहे महफूज है मालिक मेरे जज्बात का पानी, हुँ। रहे महफूज है मालिक मेरे जज्बात का पानी, शजरगर सूख जाता है लचकना छोड़ देता है।
क्या बात। शजर सूख जाता है, लचकना छोड़ देता है, और मियाँ इतनी भी लंबी दुश्मनी अच्छी नहीं होती। मियाँ इतनी भी लंबी दुश्मनी अच्छी नहीं होती कि कुछ दिन बाद कांटा भी करकना छोड़ देता है, कि क्या कुछ दिन बाद कांटा भी करकना छोड़ देता है। और एक ऐसा वक्त आता है हिफाजत भूल कर अपनी, एक ऐसा वक्त आता है हिफाजत भूल कर अपनी, शिकारी से परिंदा खुद ही बचना छोड़ देता है। शिकारी से परिंदा खुद ही बचना छोड़ देता है, और कई लफ्जिश नजरअंदाज करनी पड़ती हैं वरना, कई लफ्जिश नजरअंदाज करनी पड़ती हैं वरना, यहाँ मासूम बच्चा भी झिझकना छोड़ देता है, जरा सी भूल से शीशा करीना छोड़ देता है, कसीली बात पे बच्चा भी हंसना छोड़ देता है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत आपकी गजल। और इस गजल में आपने जो बात कही कि अ, एक जिस मुझे डॉक्टर कुंवर बेचैन इसमें याद आ रहे हैं कि उन्होंने मेरी किताब की भूमिका में लिखा था, जो बहा वो रहा। तो अगर परिंदा फड़फड़ाना छोड़ देगा, पर फैलाना छोड़ देगा, तो जिंदगी में कहाँ पहुंचेगा। तो बहुत आपने खूबसूरत बात की, और हर एक शेर आपका जो है वो एक मैसेज लेके आता है, एक जी। की। और जो बात आपने शुरू में कही थी कि अगर आप अ, दुनिया की, समाज की शायरी करेंगे तो समाज भी आगे आता है उसको। बिल्कुल। तो अच्छा, आप ये बताएं मासूम जी कि आप एक मैं तो मानती हूँ और मैंने देखा भी है, आप एक उत्साह शायर हैं, अरूज के बहुत बड़े जानकार हैं। तो आपके जो शागिर्द हैं, उनकी फहरिस्त में उस फहरिस्त में कौन कौन आता है? शागिर्द नहीं है मेरे, मतलब मित्र हैं सब। और मैं मतलब इनमें रजनीश राज त्यागी जी हैं, संदीप वशिष्ठ हैं, अमित शर्मा हैं, प्रमोद शर्मा हैं, आप हैं। और बस मतलब मैं तो प्यार मोहब्बत की बात करने वाला आदमी, मुझे सबने सराहा, सबने मुझे मदद की है। सर्वेश जी ने, मेरे उस्ताद जमील साहब ने, पीर जी ने, तो जिनके पास भी बैठा हूँ उन्होंने, मतलब अभी वक्त नहीं है, बैटरी डाउन है, वरना बताता। शम्स गाजियाबादी तो मेरे ऊपर एक शायर से उन्होंने बस इतना कह दिया था कि दोबारा पढ़े। अब दोबारा पढ़ने का उनका कहना था, उन्होंने कहा कि अपनी उससे तमीज के साथ समझें, ये हम्म। दोबारा नहीं पढ़ेंगे, अपनी तमीज से अर्थ हम्म। लगा, ये कहना चाह रही। क्या बात है, क्या बात है। कितना कितना कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर पड़ता है जब कोई एक आदमी ये कह देता है कि आप खुद समझें, जो उन्होंने कह दिया वो कह दिया, वो बात हो। तलफ़ुज़ खराब था वहाँ, तो जी। तलफ़ुज़ के लिए उन्होंने कहा कि उनका आप दोबारा पढ़ें। उन्होंने कहा आप अपनी तमीज़ के साथ समझें, ये जी। नहीं पढ़ेंगे दोबारा। जी। तो जी। ऐसे ऐसा साथ मिला बुजुर्गों का। इशरत किरतपुरी मेरे बड़े हमदर्द थे। जी। उन्होंने मेरी किताब पे भी लिखा है कि उन्होंने मेरी तुलना नज़ीर अकबराबादी से की है। हाँ। शबाब मेरठी से की है। जी। आपकी पुस्तकें लोगों को अगर चाहिए होंगी तो कहाँ से वो उनको उपलब्ध हो सकेंगी? क्या वो मार्केट में मिलती हैं? मार्केट में नहीं है कि मैं, मेरे पास है बस। अच्छा, आपके पास हैं। चलिए, बिल्कुल आपका हम उनको ईमेल दे देंगे अपने उसमें, इस वीडियो के नीचे। मैं एक बात और कहना चाहती, जो आपने बात की मैं तो प्यार मोहब्बत का हूँ, तो मेरी छोटी-सी कलम ने लिखा कि नज़र न ज़मीं ही रखी थी नज़र में, हमेशा रहे इस हकीकी सफ़र में। हटा बेवफ़ाई के कांटे लगाए, खुलूसो वफ़ा के शजर रहगुज़र में। तो मैं आपको डेडिकेट करती हूँ, आपको समर्पित करती हूँ ये शेर, ये मुक्तक। और मैं चाहती हूँ कि आप हमें अंतस के हमारे श्रोताओं को ये बताएँ कि आप जो मासूम हैं, तो इतनी शोहरत के बाद, इतने नाम कमाने के बाद आप वो मासूम कैसे बने रहे? इतना सरल सहज होना, ये बने रहना कितना आसान और कितना मुश्किल है? बैटरी चली गई साहब। फिर चलेगी। बैटरी इजाजत नहीं दे रही, थोड़ी चालू चार्ज हुई थी। अच्छा। चलो अब किसी प्रोग्राम में फिर साथ रहेगा। दोस्तों से मैं विदा लेता हूँ आप सबसे। जी। आप अपने कुछ शब्द कह दें, उसके साथ ही क्लोज कर देते हैं। मैं कर दूंगी क्लोज। हाँ, बस मैं अपने और सुनने अपने कहूँगा
जी, जो लिखने पढ़ने वाले हैं, नए लिखने पढ़ने वाले हैं और उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हवाले कर दिए दुनिया के लिए नुक्ताची मैंने, हवाले कर दिए दुनिया के नुक्ताची मैंने, किसे ठुकराती है देखें किसे ये प्यार देती है। कम गजल हूं मैं कमी वाले सुखन भी मुझसे पैदा हैं, गजल हूं मैं कमी वाले सुखन भी मुझसे पैदा हैं, अपाहिज हो कोई बच्चा तो क्या मां मार देती है। क्या बात है, क्या बात है! आपने अपने अल्फ़ाज़ के ज़रिए बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ कह दिया। मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आपका, आपने इतने कीमती समय से आपने हमें समय दिया और अपने चाहने वालों के लिए आपने इतनी गहरी बातें बताई। अंतस से आपका शुक्रिया और अंतस से मैं अपने सब श्रोताओं का भी शुक्रिया करती हूँ, जो हमसे जुड़ते हैं और हमारी शख्सियत को सुनते हैं और उनसे सीखते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे जी किसी मोड़ पर, ज़रूर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, और आप अच्छा खुश रहें। शुक्रिया, शुक्रिया। सर आपका हाथ रहे सर पे, बस यही चाहिए।